नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग मिलकर भारत की जीवन रेखाओं मतलब यहाँ की नदियों के जरिए एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती हैं। तो चलिए इस सवाल से ही शुरुआत करते हैं। भाई, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में नदियों को हम सिर्फ मैप पर बनी लकीरें नहीं समझते, बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देते हैं? क्योंकि यही वो नदियां हैं जो हमारी जमीन को सींचती हैं, हमारे शहरों को बसाती हैं और सच पूछिए तो हमारी पहचान को एक आकार देती हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की जीवन रेखाओं को समझेंगे, फिर हिमालय की विशाल नदियों और प्रायद्वीप की प्रमुख धाराओं को जानेंगे। इसके बाद हम बांध, विवाद और कुछ दिलचस्प उपनामों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर हमारी नदियां कहाँ खड़ी हैं। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, भारत का पूरा इतिहास ही नदियों के किनारे लिखा गया है। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, बल्कि ये तो हमारी सभ्यताओं के विकास की पहली सीढ़ी थी। और पता है एक कितनी दिलचस्प बात, हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों ही नाम सिंधु नदी से आए हैं। हुआ यूं कि यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और वहीं से बना इंडिया, और जो फारसी लोग थे वो इसे हिंदू कहते थे, जिससे नाम पड़ा हिंदुस्तान। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियां हमारी पहचान में कितनी गहरी बसी हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर के उन 12 दिग्गजों की। ये वो नदियां हैं जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं और इसीलिए साल भर बहती रहती हैं। सही मायनों में ये नदियां उत्तर भारत के मैदानों के लिए एक वरदान की तरह है। और इन बड़े बड़े दिग्गजों में सबसे पहला नाम आता है गंगा का। पूरे 2525 किलोमीटर लंबी ये सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी ही नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। और आप तो जानते ही हैं करोड़ों लोगों के लिए ये कितनी पवित्र है। अच्छा, गंगा का जो उद्गम है ना, वो भी बड़ा अनोखा है। मतलब वो सीधे गंगा बनकर नहीं निकलती। कहानी ये है कि उत्तराखंड में 2 नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, तब जाकर जो एक धारा बनती है उसे हम गंगा कहते हैं। वाकई ये एक अद्भुत भौगोलिक और आध्यात्मिक संगम है। हिमालय से ही एक और जबरदस्त नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। इसकी खास बात यह है कि इसके रूप और नाम दोनों ही सफर के साथ बदलते रहते हैं। तिब्बत में लोग इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र करने वाली। और फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। और ब्रह्मपुत्र कितनी विशाल है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि ये असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, माजुली। सोचिए, एक पूरा का पूरा जिला है जो एक नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। कमाल है ना। तो चलिए अब उत्तर से सीधे दक्षिण की तरफ चलते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर एक नजर डालते हैं। अब ये नदियां जो हैं, ये हिमालय की नदियों से काफी अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। यहाँ की नदियों में ना एक बड़ा सा साफ सा बंटवारा देखने को मिलता है। एक तरफ है नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में मिलती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी बड़ी नदियां। ये पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। अब इन प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है गोदावरी। जानते हैं, इसकी विशालता और इसके महत्व की वजह से इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा का है। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती की एक और बड़ी खास बात है। ये नदियां जो हैं, ये पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता नहीं बनाती, बल्कि ये 2 पहाड़ों के बीच बनी एक दरार घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होकर बहती हैं। और यही चीज इन्हें बाकी नदियों से बिल्कुल अलग बना देती है। नदियां तो जीवन देती हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पर बड़े बड़े बांध बनाए हैं। इनसे हमें बिजली तो मिली, शक्ति तो मिली, पर इसके साथ ही जन्म हुआ संघर्ष और विवादों का भी। देखिए, नदियों का हमेशा सिर्फ शांत और जीवन देने वाला रूप ही नहीं होता,
कभी कभी ये रौद्र रूप भी लेती हैं, जैसे कोसी नदी जो अपनी भयंकर बाढ़ के वजह से बिहार का शोक कहलाती है। ठीक वैसे ही दामोदर नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। ये नाम ही इन नदियों की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाने के लिए काफी हैं। और इसी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए हैं कुछ विशालकाय बांध, जैसे महानदी पर बना हीराकुंड बांध। ये 4.8 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे लंबा बांध। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जहां भी कोई चीज साझा होती है वहां विवाद तो होते ही हैं। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, तो वहीं देश के अंदर कावेरी और कृष्णा जैसी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हमारे अपने राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सालों से विवाद चल रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने भारत की नदियों की बात की। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी नदियों के सामने हमारी नदियां कहाँ ठहरती हैं। अगर दुनिया की सबसे लंबी नदियों की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है अफ्रीका की नील नदी का। इसके बाद नंबर है दक्षिण अमेरिका की अमेज़न और फिर चीन की यांगत्से नदी का। इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारी नदियां ग्लोबल स्केल पर कैसी हैं। और अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको नदियों की असली कीमत समझा देगा। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां एक भी नदी नहीं बहती है। जरा सोचिए, ये बात हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतनी सारी जीवन देने वाली नदियां हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी इन कीमती जीवन रेखाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।